बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 24 जुलाई का आगाज़ हो गया है। आज ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग 147वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी आलमी ख़बर के हवाले से, क्योंकि अब ईरान की नई धमकी रियाद, अबू धाबी, मनामा, दोहा और फिर कुवैत से होते हुए वाशिंगटन पहुंच चुकी है। क्योंकि अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ी वाज़ेह, बड़ी खुली वार्निंग्स और ख़तरनाक वार्निंग्स एक्सचेंज हो रही हैं। और एक सवाल जो सबके जहनों में मौजूद था कि आखिर जब पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसा मुआहदा तय पाया जिसको अमेरिका ने अपनी जीत करार दिया, ईरान ने उसको सेलिब्रेट किया, एक ऐसा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आखिर उस IMOU के बाद ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची, इसके हवाले से कुछ बहुत ही तहलका खेज तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। क्योंकि एक्सियोस ने अब से कुछ देर पहले एक रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन DC में एक मुलाकात होती है मोसाद के चीफ, जो नए मोसाद चीफ हैं, इसराइली प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा रोमन गॉफमैन, उनकी मुलाकात हुई जो CIA के चीफ हैं। और फिर जब आप उसको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि ऐन वो वक्त जब ये मुलाकात हो रही थी, उसके फौरी बाद जब चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई, तो फिर एक पॉडकास्ट आया अमरीकी नायब सदर JD वैंस का। उस पॉडकास्ट में जो कुछ कहा गया मैं आपके सामने रखूंगा और फिर उस स्टोरी से मिलाकर देखेंगे जो एक्सियोस अब रिपोर्ट कर रहा है। और लगभग 5 से 6 दिन पहले वो पॉडकास्ट किया गया अमरीकी नायब सदर JD वैंस की तरफ से। साथ ही जो इस वक्त करंट सिनेरियो और मंजरनामा चल रहा है, क्या खबरें आ रही हैं इस रीजन से, उसके ऊपर भी ज़रा ब्रीफली टच अप ऑन करेंगे, ताकि जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पर्सपेक्टिव मिल सके कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है और किस हद तक ये बिगड़ सकती है। जो सूरत हाल है उसमें पहले मैं आपको धमकी सुनवाता हूँ जो अमरीका की तरफ से दी गई। लेकिन जो अमरीका की धमकी है, ये धमकी ईरान की उस नई धमकी के जवाब में है जिसकी तपिश के बारे में मैंने बात की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई। और ये एक ऐसी वार्निंग है जिससे रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया, जिससे अबू धाबी यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, मनामा यानी कि बहरीन, दोहा यानी कि कतर, कुवैत सिटी यानी कि पूरा का पूरा कुवैत यानी कि ओमान के अलावा पूरी जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है वो बड़ी हद तक मुतासर होती है। और यकीनन ये वो ममालिक हैं जो पस पर्दा ओपनली इनकी पोजीशन मुख्तलिफ है। ये ईरान की मजम्मत कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहे, लेकिन ओपनली ये जंग बंदी की बात कर रहे हैं। ओपनली ये बात कर रहे हैं कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए, अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए हल होना चाहिए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान है वो ज़रा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन बैक एंड के ऊपर अब हमारे सामने मुताद्दिद दर्जनों ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि जिसके मुताबिक बड़ा मुस्तनद, काबिल साख अमरीकी मीडिया, यूरोपियन मीडिया और मिडल ईस्टर्न मीडिया इसके हवाले से तस्दीक कर चुका है कि ये वो तमाम ममालिक हैं जो पस पर्दा मुलाकातों में अमेरिका पर ये ज़ोर लगा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जो मौजूदा रजीम है ईरान में उसके ख़ात्मे तक इस जंग को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ईरान का थ्रेट हम इस रीजन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो धमकी मार्को रूबियो ने दी है मैं वो ज़रा आपको सुनवा देता हूँ, फिर उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये धमकी है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का जो ट्वीट है इस धमकी के आने से पहले जो उनकी तरफ से किया गया, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट वार्निंग टू द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर ओमान। क्या कहा मार्को रूबियो ने, ज़रा ये सुनिए। I think I saw, guys, I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. You guys don't know it because you don't cover it. You're not in Iran. You're not in the street. They don't have a free media. But they're going to continue to pay a very heavy price. Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night.
ये गुफ्तगू की और इससे पहले जाहिर है कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होना, अदले का बदला होना, आई फॉर एन आई, आँख का बदला आँख, जान का बदला जान। लेकिन अब अमेरिका जो है वो अपनी धमकी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया, यानी कि ईरान जो है वो अगर हमारी आँख के ऊपर हमला करेगा तो फिर हम उनके सर पर हमला करेंगे, यानी कि भारी नुकसान जो है वो ईरान को उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या कहा, और उसमें उन्होंने हवाला दिया सैयद अब्बास इराक्ची, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का। लेकिन गुफ्तगू जाहिर है कि अब्बास इराक्ची भी कर रहे हैं, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ भी कर रहे हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आती हैं, और अमेरिका अब बदले में आँख के बदले में सर लेने की बात कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतनब्बे किया कि सदर ट्रंप की पॉलिसी आँख के बदले सर की है। ईरान को हर गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मनीला में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ डील की पासदारी की। ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ डील के लिए तैयार नहीं, मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में अपना मौक़िफ़ तब्दील कर ले। उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि जब भी ईरान अमेरिका डील होती है, इसे ईरान को चलाने वाले लोग ख़राब कर देते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरख्वास्तें कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वुस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन इसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को मुआशी मामलात का इल्म ही नहीं। यही वजह है कि जब आप बात करते हैं कि ईरान जो है वो इस खित्ते का, मशरिक़ वुस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, तो ये बात बहुत सारे ममालिक को खटकती है। बहरहाल उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दिलचस्पी हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों और दीगर मलेशियाओं को रकूमात देने में है जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। मार्को रूबियो का हौसियों के हवाले से कहना था कि ईरान ने हौसियों को इस तनाज़े में शामिल कर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले रोक देंगे। मार्को रूबियो ने सऊदी अरब को अमेरिका का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार देते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहदा करना काबिल फ़हम है। मार्को रूबियो, और अब बाय द वे आपको मालूम होगा कि इस जोहरी मुआहदे को, जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा है, इसमें दो शराइत रख दी हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तो ये कि इसको न्यूक्लियर ग्रेड, बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम में इनरिचमेंट जो है वो इसकी नहीं की जाएगी, और दूसरा इंतहाई अहम तरीन जो शर्त रखी गई है कि सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे, अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना होगा, यानी कि उसको इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने हैं। रियाज में इसराइल जो है वो अपना सफारत खाना खोलेगा, और सऊदी अरब जो है वो अपना सफारत खाना इसराइल की सरज़मीन पर, मकबूजा सरज़मीन के ऊपर उसको अपना सफारत खाना खोलना होगा। ये भी एक बड़ा दिलचस्प स्टोरी है जो डेवलप हो रही है, और आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए इस तरीके से फ़लस्तीनियों की पीठ में खंजर घोंपेगा या नहीं, इसके हवाले से कुछ बातें आगे चलकर हम किसी और वीडियो में करेंगे। बहरहाल जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब या दीगर ममालिक के साथ किसी भी सिविल जोहरी मुआहदे में हिफाजती इक़दाम शामिल होंगे। सिविल जोहरी मुआहदे कांग्रेस की मंजूरी से होंगे। मार्को रूबियो का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आलमी फ़ौजदारी अदालत में पागल और जुनूनी लोग हैं, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनेगा। अगर लोग इस अहमक तंजीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो अमेरिकी शहरियों पर अपने दायरे इख्तियार का इतलाक़ नहीं कर सकेंगे। यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने बात की, चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदर ट्रंप जो बार बार अब ये बात कह रहे हैं कि ईरान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अगर वो आँख पर हमला करेगा तो फिर हम उसके सर पर हमला करेंगे। तो मैं आपको ज़रा ट्वीट दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली कौन सी धमकी है ईरान की, जिसकी तपिश जो है वो रियाज, अबू धाबी, मनामा, दोहा और कुवैत से होती हुई पहुँच चुकी है अब वाशिंगटन डीसी, और वहाँ से अब इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ट्वीट करते हैं, द इक्वेशन ऑफ दिस वॉर इज़ क्लियर, ईदर ऑल और नन। यानी कि बड़ी ही आपको पता है कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो हैं वो बड़ी पहेलियों में भी बात करते हैं, लेकिन ये ट्वीट बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा गया है। उसमें बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ये जो मुसल्लस है
ये जो इस वक्त सूरत हाल है इस जंग की, ये अब बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, या सबके लिए या फिर किसी के लिए भी नहीं। और इसको वो एक्सप्लेन करते हैं, इन अ रीजन वेयर वी डू नॉट सेल ऑयल, कि एक ऐसा खित्ता जहां हमें तेल बेचने की इजाज़त नहीं है। ईरान एनर्जी रिच कंट्री है, दूसरा बड़ा गैस का ज़ख़ीरा पूरी दुनिया का नॉन रिज़र्व पारस गैस फील्ड, और चौथा बड़ा उनके पास क्रूड ऑयल का रिज़र्व मौजूद है, नॉन रिज़र्व्स मौजूद हैं। और इस वक्त जो नाकाबंदी चल रही है, जो नेवल ब्लॉकेड चल रहा है, उसकी वजह से ईरानी शिप्स जो हैं उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि एक ऐसा खित्ता जहां हमें तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी, नो वन विल सेल ऑयल, तो हम इस पूरे खित्ते में किसी को भी तेल बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। अब आप इसको मिलाकर देखें, जो हौसीज़ जो हैं उन्होंने सऊदी अरब इस तमाम जंग के दौरान, सऊदी अरब वो मुल्क है कि जिसके पास जो उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो पाइपलाइन है, ऑयल की पाइपलाइन है, वो बहिरा अहमर के ज़रिए 7 मिलियन बैरल जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बहिरा अस्वद से, बहिरा अहमर से जो है वो तेल पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता है, अप टू 7 मिलियन बैरल पर डे, जिसकी वजह से सऊदी अरब उस तरीके से अफेक्टेड नहीं है। लेकिन मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि एक ऐसा खित्ता जहाँ पर हमें तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को भी तेल बेचने नहीं दिया जाएगा। इफ़ आवर सिक्योरिटी इज़ नॉट इंश्योर्ड, अगर हमारी सलामती जो है उसकी वो यकीनी नहीं बनती, नो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेफ, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं होगा। एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्ट्रेट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। We have repeatedly said that the situation of the strait will not return to pre-war conditions। यानी बहुत ही वाज़े, दो टोक और वाशगाफ अंदाज में ईरान का चीफ नेगोशिएटर, चीफ मज़ाकरातकार ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो पहले वाली सिचुएशन पर वापस नहीं आएगी। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर किस तरीके से पहुँची, हम ज़ाहिर है कि आगे चलकर टुवर्ड्स द एंड में आपके सामने ब्रीफली सिर्फ हेडलाइंस रख दूंगा कि क्या बड़ी स्टोरीज़ रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन होता क्या है कि एक पॉडकास्ट आया और उस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, और मार्को जो जेडी वैंस हैं अमेरिकी नायब सदर, उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। इसराइल की तरफ से तनकीद हुई, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक उन्होंने बराह रास्त सरकारी सतह के ऊपर नहीं, लेकिन जो अकाउंट्स, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स उनको टाउट करते हैं, उनके हवाले से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़, उनका मतम नज़र सामने रखते हैं, उन अकाउंट्स के ज़रिए बड़ी ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए जेडी वैंस पर। अब जेडी वैंस का मसला क्या था? जेडी वैंस जो है वो कुछ अरसे से जो इसराइल वाला मामला है उसके ऊपर बड़े ताबड़तोड़ और तुंदो तेज़ बयानात दे रहे थे। इसराइल की तरफ से अमरीकी इंतज़ामिया पर तनकीद की गई, तो जेडी वैंस ने कह दिया कि अगर मैं इसराइल में होता, मैं इसराइली काबीना में होता, तो मैं दुनिया में अपने वाहिद बड़े इत्तहादी, एक ही इत्तहादी रह गया वो अमेरिका है, उसके ऊपर हमले ना करता। फिर उन्होंने ये भी ताने दिए कि इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो हमारी मरहून मिन्नत है, सब कुछ हम बनाते हैं, सारा असलहा हमारा इस्तेमाल होता है। और फिर उन्होंने कुछ इशारे ऐसे भी दिए कि ये सब कुछ रुक भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। अब ये जो गुफ्तगू कर रहे थे जेडी वैंस, ये तो फिर एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन फिर उन्होंने एक 3 घंटे का पॉडकास्ट दिया और किया एक अमेरिकी सहाफ़ी के साथ, और उसमें उन्होंने 2 बातें बड़ी दिलचस्प की। एक, उन्होंने जेडी वैंस ने उस बात पर खुलकर तबसरा किया जो बात सबको मालूम है कि कोई भी अमेरिकी इंतज़ामिया हो, सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस, वो इसराइल के इन्फ्लुएंस में फ़ैसले करती हैं। उनकी अपनी खारजा पॉलिसी दरअसल तल अवीव की ग़ुलामी में बनती है। ये बात, ये वो सच है कि जिस पर कोई भी इंतज़ामिया गुज़र जाने के बाद किताब में तज़किरा कर देती है, किसी कॉलम में, किसी इंटरव्यू में बात कर देती है, लेकिन आज तक किसी अमेरिकी इंतज़ामिया के आला ओहदेदार को इस कैपेसिटी में कि वो हाजिर सर्विस मौजूदा जो है वो किसी ओहदे पर बैठा हो, वो इसराइल के जो पंजे हैं उन्होंने किस तरीके से जकड़ा हुआ है वाशिंगटन डीसी को, और वहाँ पर कोई भी अमेरिकी इंतज़ामिया हो, इसके ऊपर कभी किसी ने खुलकर लबकुशाई नहीं की। तो एक तो उन्होंने ये बात की, वो मैं ज़रा आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने इसराइल के हवाले से, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से, फिर एप्स्टीन के हवाले से
क्या बात की कि इसराइल जो है वो क्या कर रहा है, उसका तरीक़ाकार, उसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। और फिर उन्होंने जो दूसरी बात की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आकर एक्सियोस की रिपोर्ट से खुला है कि ऐन वो वक्त जब जेडी वैंस ये बात कर रहे थे, दरअसल पसे पर्दा क्या डेवलपमेंट हो चुकी थी, जिसका मतलब ये है कि ईरान जो है उसका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है कि इस वक्त जो जंग है उसकी वजह ईरान की तरफ से कोई वॉयलेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इसकी डोरियां हिलाने वाले हैं वो कोई और हैं। पहले ज़रा सुने उन्होंने इसराइल के हवाले से, और इसराइल ने कैसे जकड़ा हुआ है अमेरिका को, इसके हवाले से क्या कहा। Why is Israel losing American public opinion? Well, the narrative is that Israel has a very disproportionate effect on American politics. Yeah, I see that. I see that narrative. I mean, I actually think that they look. Do they try to influence American politics? Yes, but like I said earlier, a lot of other countries do. I think To the extent that Israel does, I think some are better at it than others. I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence American politics. I just think you have to be self-aware about it. I mean, why wouldn't you? It's a country of 9 million people. We have 330 million people. And so, of course, they're going to try to persuade Americans. They're going to try to move Americans in one direction or another. I think that's just the nature of the beast. but it's more than that. The concern is that they're spying on American politicians. That there's concerns about funding. There's concerns about influence. There's concerns about whether or not politicians are, whether they're aligned with Israel or whether they're aligned with the United States first. तो बड़ी खुलकर जो है वो बात की जेडी वैंस ने कि इसराइल जो है वो यकीनन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और अब जो पब्लिक ओपिनियन है वो समहाउ इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है अमेरिका में। और शायद ये जो जिस तरीके की पॉलिसीज़ अभी आपको अमेरिका की नज़र आती हैं कि वो वाशिंगटन डीसी अपनी पॉलिसीज़ तल अवीव के इन्फ्लुएंस में बनाता है, शायद आने वाले वक्तों में ये बात जो है वो तब्दील हो जाए, और इसका आगाज़ जो है वो अब हो चुका है। लेकिन फिर इस डील के हवाले से ये सवाल होता है कि ईरान के साथ जो डील हुई वो डील चल क्यों नहीं पाई, इसमें वजूहात क्या हैं, क्या जंग ही वाहिद सलूशन है। इसके ऊपर जितना खुलकर जेडी वैंस ने बात की, बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा भी किया कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई अमरीकी ओहदेदार नहीं बल्कि ईरानी ओहदेदार इस हवाले से लबकुशाई कर रहा है। ज़रा तवील क्लिप है, लेकिन इस सारे मामले को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा सुन लें कि जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। How to use all tools at our disposal. The military is one tool, but diplomacy is another tool. And I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well, then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them. You can take away their radar, you can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the straits, so you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. What is their proposal? The people that think you shouldn't negotiate with Iran. I think that their proposal is to bomb and bomb and bomb. And the honest view, Joe, is that they do not actually have a solution. If you actually ask them, what do you want us to do? What is the goal that you're trying to achieve? You know, they'll say things like, we'll just bomb them to oblivion. Okay, we can do that. We can drop a lot of bombs, but what does that accomplish if there's still a crazy person who's still unwilling to shoot a few drones at the Strait of Hormuz? What the president has done, I think very, very capably, is said, we're going to use military force in this situation when it's connected to something we're trying to achieve. So if you shoot at ships, we're going to shoot at the facilities at which you used to shoot at the ships. But we're not just going to do something open-ended indefinitely. We're not just going to bomb and bomb and bomb. We're going to try to use our military force as one of the many tools that we have to solve the problem. And obviously, like, I'm biased, but I think that's exactly the right approach. I think you have to read between the lines a little bit, because if you look at what Mike Pence or some of the conservative hawks, like people who voted for us but have been very critical of me, very critical of the administration, if you actually look at what they're proposing, they just want the military campaign to go on forever, and they can't actually identify what it is that they're trying to accomplish. None of them can identify what it is they're trying to accomplish. And I read two things between the lines. I think some of them want us to accomplish a complete change in the government of Iran, to topple the clerics and to replace those clerics with somebody who's, much friendlier. But look, what is our experience with doing that? It's not awful. good. It's Yeah. not good.
right? And so, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. Now, we're not going to send the troops in regardless, but like to propose sending in the troops, you're basically saying that the U.S. military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not. ये बुनियादी तौर पे जो जेडी वैंस हैं, ये उनका एहतजाज था। ये उनका एहतजाज था सदर ट्रंप किस तरीके से बगल बच्चे बने हुए हैं नेतन्याहू के, ये ट्रंप के ख़िलाफ़ एहतजाज था। ये हर उस अमरीकी जो इंतज़ामिया में बैठा हुआ शख्स जो इस वक्त वॉर जारी रखना चाहता है, ये उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था। बुनियादी तौर पर 4-5 बड़ी बातें जो हैं वो कर गए इस गुफ्तगू में जेडी वैंस, और उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि ईरान जो है उसको ईरान के लोगों ने रूल करना है। अगर वहाँ के लोग ही नहीं चाहते कि रिजीम चेंज हो तो अमेरिका जो है वो पागल है कि वो 1.5 लाख फौजी जो है वो ऑन ग्राउंड लेकर जाए और वहाँ पर एक ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करे जो तब्दीली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वहाँ के लोग जो हैं वो ये तब्दीली नहीं चाहते। लेकिन फिर वो इस बात को खोलते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बहुत सारे अमरीकी और फिर बहुत सारे अमेरिका के दोस्त जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ये चाहते हैं, उनके पास कोई सलूशन नहीं है कि बमबारी जारी रखें, जंग जारी रखें, और ये कोई सलूशन नहीं है। और फिर एक बड़ा एतराफ़ किया जेडी वैंस ने, और एक वार्निंग या इंतबाह भी इसमें मौजूद था कि आप जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लें, आप जो मर्जी कर लें, ईरान के पास से ये सलाहियत ख़त्म नहीं हो सकती। आप उनके रडार तबाह कर दें, आप उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, आप उनके मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दें, आप उनके ड्रोन्स तबाह कर दें, आप उनकी जो फास्ट बोट्स हैं उनको तबाह कर दें, आप उनके जो सबमरीन्स हैं आप उनको तबाह कर दें। लेकिन फिर भी अगर ईरान में, ईरान की सरहदों के अंदर ईरानी मौजूद हैं और वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली कमर्शियल वेसल्स को निशाना बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि वहाँ पर किसी कमर्शियल वेसल जो है उसके ऊपर कोई चीज़ फायर कर दी जाए फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द कोस्ट लाइन, तो ये बहुत आसान है। अब इसको मैनेज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर अमेरिका को और इस खत्ते के ममालिक को अपनी प्रेजेंस हर वक्त मौजूद रखनी होगी, और उसके बावजूद वाक़यात हो रहे होंगे। तो एक तरीके से उन्होंने एतराफ़ भी किया कि ईरान जो है उसके पास बड़ी ज़बरदस्त इसके हवाले से सलाहियत मौजूद है, और साथ में ये वाज़े भी किया कि कोई लोग हैं जो डोरियाँ हिला रहे हैं और ईरान की किसी वायलेशन की वजह से ये करंट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, बल्कि वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और अब आकर खुलता है, एक्सियोस ने इसके हवाले से रिपोर्ट किया कि ऐन वो वक्त जब ये गुफ्तगू जो है वो की जा रही थी जेडी वैंस की तरफ से, ये रिएक्शन था। किस चीज़ का रिएक्शन था? न्यू मोसाद डायरेक्टर मेट विद CIA चीफ ऑन ईरान, कि ईरान के मौजू पर नए डायरेक्टर मोसाद ने मुलाकात की रोमन गॉफमैन ने CIA चीफ के साथ, और जो मुलाकात है उसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि ये वाशिंगटन में हुई 2 हफ्ते पहले हुई, और इसका मकसद जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से था। और 2 सोर्सेज हैं जिन्होंने ये वेरीफाई किया है एक्सियोस को। ये मैटर इसलिए करता है कि जो गॉफमैन है वो बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे क्लोजेस्ट ऑफ द एडवाइज़र्स है। मैंने इसके प्रोफाइल किया था, आपको याद होगा कि उसके हवाले से हमने बात की थी। और ये पहला विज़िट था वाशिंगटन का गॉफमैन का जब से वो जून के पहले हफ्ते में उन्होंने मोसाद का चार्ज संभाला है। और फिर मोसाद का चीफ जो है वो आकर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका को उकसाता है, और उसके फ़ौरन बाद फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक पर्पज़ एक्सियोस लिखता है कि गॉफमैन के विज़िट का ये था कि वाइट हाउस के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए ईरान के हवाले से न्यूक्लियर डील के मामले में। लेकिन बिहाइंड द सीन जो गॉफमैन है उसकी जॉन रैटक्लिफ के साथ जो मुलाकात है और साथ ही वाइट हाउस के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें हैं, उसमें जो ट्रंप का इनसाइड सर्कल है, इनर सर्कल है, उसमें रैटक्लिफ बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। और रैटक्लिफ जो CIA चीफ है वो IMOU इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख़यालात नहीं रखते। साथ ही एक्सियोस ने कहा कि वार्न किया था उन्होंने MOU के साइन होने से पहले कि ईरान जो है वो इस डील को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेगा, ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके हवाले से।
बहरहाल इन्होंने कमेंट मांगा CIA से, मोसाद से, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ये अब जाहिर है कि ऑनगोइंग स्टोरी है और इसमें अब कितनी एस्केलेशन आती है। मैंने आगाज़ में वीडियो में कहा था कि मैं करंट जो सिचुएशन है, जो इस वक्त चल रहा है मामला, उसमें अहम खबरें रखूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है वीडियो बहुत तवील हो गई। इस वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। और सऊदी अरब, हौसीज़ क्या कर रहे हैं, हौसीज़ की क्या सलाहियत है, पाकिस्तान इसमें जो बयानात दे चुका है, पाकिस्तान किस हद तक जाएगा सऊदी अरब के दिफा के हवाले से, या सिर्फ अपने शिप्स जो हैं उन तक महदूद रहेगा, इस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।